नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेमचंद्रा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग। दोस्तों, बीपीएससी ऑडिटर की तैयारी बहुत दिनों से कराई जा रही थी, एग्ज़ाम भी हो गया। आज विश्लेषण लेकर हम आपके सामने आए हैं। प्रश्नों को 1 से 50 तक ही कराया जाएगा। ज़्यादा 1 से 150 से क्वेश्चन जो है बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, क्योंकि हम केवल आंसर की बताने और एडमिट कार्ड आगे आई सब बताने नहीं आते। आंसर सटीक बताया जाएगा और पूरी जांच पड़ताल के बाद ही। इसलिए गलत बताना हमारी मानसिकता नहीं है, गलत बता के निकल जाएं, क्योंकि हम जो है क्वेश्चन भी कराते हैं और तैयारी भी कराते हैं। इसलिए पूरा वीडियो देख लीजिएगा 1 से 50 तक। ये सी का है, क्वेश्चन बुकलेट सीरीज सी है। सी हो, ए हो, बी हो, आप अपने अनुसार देख लीजिएगा अपना क्वेश्चन कहाँ से आपका मैच करता है। तो आज 50 सवाल हम कराएंगे, बहुत सटीक, और बहुत जल्दी 150 क्वेश्चन भी करा दिया जाएगा पूरे विश्लेषण के साथ। पूरा वीडियो देखिएगा और अपना कितना सही किए हैं ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आइए देखें आज का पहला सवाल भी आपको देखने को मिलेगा। जो नए स्टूडेंट हैं वो लोग भी देखें। बिहार ऑडिट सर्विस के एग्ज़ाम देने वाले खासकर देखें किस तरह से ऑडिटर में पूछा गया है एग्ज़ाम, इसलिए उनके लिए तो ये बहुत फ़ायदेमंद होगा। आइए देखें आज का पहला सवाल जो पूछा गया था। भारत की संचित निधि से भुगतान किसके अनुमोदन द्वारा किया जा सकता है? सवाल बहुत अच्छे से पूछे गए हैं, कुछ बहुत ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट पूछ दिए गए, जो बीपीएससी की संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी नहीं पूछा जाता। ऑडिटर में ऐसे प्रश्न नहीं बनना चाहिए था, लेकिन बहुत ज़्यादा ही हार्ड पूछा गया है। जो बच्चे निकल रहे थे एग्ज़ाम हॉल के बाहर, उन सबका लगभग चेहरा मुरझाया हुआ ही था। संचित निधि एक ऐसी निधि है जिसमें समस्त एकत्र कर राजस्व जमा या लिए गए ऋण जमा किए जाते हैं। यह भारत की सर्वाधिक बड़ी निधि है जो संसद के अधीन रखी गई है। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। कोई भी धन बिना संसद की पूर्ण स्वीकृति के निकाला या जमा नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसमें भारतीय संसद की अनुमति जरूरी है। आंसर आपका बी सही होगा। ध्यान से देखते हुए चलेंगे और मिलाते हुए चलेंगे। पॉलिटी के सवाल बहुत अच्छे पूछे गए थे। राज्यसभा में निम्न राज्यों की सीटों का उचित अवरोही क्रम चुने। बहुत अच्छा सवाल है ये भी। राज्यसभा में बहुत बार बताया गया है, बिहार से बताया जाता था बिहार के कितने सदस्य राज्यसभा में जाते हैं। 16 सदस्य बिहार का जाते हैं, और सबसे ज़्यादा जो है उत्तर प्रदेश के जाते हैं। सबको ज्ञात होना चाहिए। इसके अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा 31 सदस्य जो है राज्यसभा के लिए जाते हैं, और महाराष्ट्र में 19 जाते हैं, तमिलनाडु में 18 और बिहार से 16 जाते हैं सदस्य राज्यसभा के लिए। इसके अनुसार आंसर भी आपका सी हो जाएगा। ये पूरी सटीक आंसर बताया जा रहा है। ज़रूर मिलान करें और पूरा विश्लेषण के साथ सुनते हुए चलें। नए लोग भी देखें, उनको भी फ़ायदा मिलेगा। भारतीय संविधान में संशोधन किसके या किनके द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है? संविधान में संशोधन जो है संसद द्वारा किया जा सकता है। संसद के सदस्य लोकसभा और राज्यसभा भी होते हैं सदन, इसलिए लोकसभा और राज्यसभा द्वारा जो है संशोधन किया जा सकता है। इसका आंसर 1 और 2 कहाँ है? डी में है। अगर आपको इससे भी अच्छा आंसर लगे तो ज़रूर कमेंट किया कीजिएगा, पूरे विस्तार के साथ बताइएगा। आइए देखें आगे। भारतीय संविधान में कैबिनेट शब्द का प्रयोग केवल एक जगह किसके तहत हुआ है? भारतीय संविधान में एक ही जगह कैबिनेट शब्द का प्रयोग हुआ है, वो अनुच्छेद 352 में है, जिसको कि 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। पूरी बातों को समझिएगा, इसलिए आंसर आपका सी हो जाएगा। आइए देखें आगे। विधानसभा के दोनों सदनों द्वारा बिल पास होने के बाद राज्यपाल के पास निम्न विकल्प होते हैं। क्या क्या विकल्प होते हैं राज्यपाल के पास? वह अपनी अनुमति दे सकता है, सही है। वह अपनी अनुमति को रोक सकता है, ये भी सही है। वह बिल को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, ये भी सही है। वह बिल को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख सकता है, ये भी सही है। यानी कि एक से ज़्यादा ही सही हैं। आपका आंसर जो है ई जाना चाहिए। ई लगाए होंगे तो सही होगा। बीपीएससी का खास ऑप्शन है, ज़रूर ध्यान रखिएगा। आइए देखें आगे। पंचायत सदस्य की अयोग्यता का प्रश्न कौन निर्धारित करेगा?
पंचायत सदस्य की अयोग्यता, इसमें से राज्यपाल भी करते हैं, जिलाधीश भी करते हैं, एक से ज़्यादा ही आंसर होगा। इस पे कुछ मेरा डाउट है, अगर आपको सही जानकारी है पूरा विस्तार से बता दीजिएगा। छठा का, लेकिन फिर भी मैं ई ऑप्शन पे जाऊंगा, आप ध्यान से देखिएगा। ये देखिए, आइए, असत्य मेल को चुनिए। इसमें जो है कोई भी मेल नहीं खाता। अनुच्छेद समान नागरिक को 44 में है, सब उल्टा पुल्टा दिया हुआ है, इसमें कोई भी मेल नहीं खाता, इसलिए इसका आंसर भी आपका ई जाएगा, ऑल ऑफ द एबव जाएगा। अब इसमें भी उपयुक्त सभी और ई में से कन्फ्यूजन रहेगा, बीपीएससी किसको आंसर मानता है, क्योंकि उपयुक्त सभी और ई ऑप्शन में भी उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक, आंसर में से बीपीएससी किसको मानता है उस पर जाएगा। लेकिन आंसर अभी आपका डी होना चाहिए मेरे ख्याल से। बीपीएससी के ऊपर है कि वो ई मानता है कि डी मानता है, क्योंकि कोई भी सही नहीं दिया हुआ है। ये देखिए, पेपर जो है अप्रैल 5 को ही बन गया था, जिसकी उम्मीद नहीं थी। सारे करंट अफेयर जो है 2020 से पहले के ही पूछे गए हैं, 2020 से बहुत अलग ही तरह का क्वेश्चन पेपर था। उच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र में बदलाव किसके द्वारा किया जा सकता है? उच्च न्यायालय हो या उच्चतम न्यायालय, सबके पार्लियामेंट द्वारा किया जाता है, संसद द्वारा किया जा सकता है। इसलिए ध्यान रखिएगा, संसद द्वारा ही कोई भी बदलाव करने का अनुमति है। आइए देखें आगे, राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किसके सुझाव पर हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाकर ही हटाया जाता है, संविधान के अनुच्छेद 61 में दिया हुआ है। लेकिन इसमें जो है राज्यसभा और लोकसभा दोनों के द्वारा संसद में चलाकर, इसलिए संसद के दोनों सदन द्वारा हटाया जा सकता है, ध्यान रखिएगा। आइए देखें आगे, राज्य में अध्यादेश किसके द्वारा लागू किया जा सकता है? देश में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं और राज्यों में जो है राज्यपाल जारी कर सकते हैं, उनको ये शक्ति प्रदान है, इसलिए राज्य के राज्यपाल। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे सवाल हैं। अब आइए देखें, इकोनॉमिक्स के सवाल भी अच्छे पूछे गए थे। भारत में तृतीय पंचवर्षीय योजना तथा चौथी पंचवर्षीय योजना में कितने वर्षों का अंतराल है? बहुत अच्छा सवाल है। पहली पंचवर्षीय योजना कब स्टार्ट हुई थी? 1951 से 56 तक चली थी। दूसरी चली थी 56 से 61 और तीसरी 61 से 66 तक, 66 तक, और चौथी जो है 69 से 1974 तक, यानी कि 3 साल का गैप हुआ था, इसलिए आंसर आपका 3 वर्ष हो जाएगा, इसलिए ध्यान रखिएगा। और छठी जो है 1980 से 85 चली थी, ये सवाल भी आगे पूछा गया है, उसे भी दिखाएंगे। अस्थायी अनुमान के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय आय चालू कीमतों पर 2018-19 में है। 2011-12 श्रेणी के अनुसार 2018-19 पूछ रहा है, उसके अनुसार 1,26,512 दिया है, लेकिन यहाँ पे 406 चल सकता है, इसलिए आपका आंसर सी जो है सटीक बैठ सकता है आंसर। ये ध्यान रखिएगा, 1,26,402 दिया है यहाँ पे और 512 दिया है हर जगह खोजने पर। आइए देखिए अगला सवाल, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट प्रभावी हुआ? कब से प्रभावी हुआ? इसमें से दिया ही नहीं है डेट कब प्रभावी हुआ। प्रभावी 2005 से माना जाता है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 आया था, जो कि प्रभावी हुआ था 2005 से, इसलिए ध्यान रखिएगा। या तो बीपीएससी 2002 को मानता है क्योंकि एक्ट आया था 2002 में, लेकिन प्रभावी हुआ था यहाँ पूछा जा रहा है, तो कन्फ्यूजन है सवाल में, डी और ई में कन्फ्यूजन है अभी भी, इसलिए 2002 उसका नाम था, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 बोला जाता है, आप नेट पे भी खोज सकते हैं, लेकिन प्रभावी हुआ 2005 से। इस पर सवाल में कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन मैं यहाँ पे ई और डी में कन्फ्यूजन है, इसलिए इसे मैं गलत नहीं बताऊंगा, आपको पूरी जानकारी दे दिया कि क्या है और क्या पूछना चाह रहा है। अब बीपीएससी क्या तय करता है ये उसके ऊपर है, ऐसा कोई साल नहीं गया जहाँ बीपीएससी में विवाद नहीं होता है क्वेश्चन के ऊपर।
मुख्य रूप से समान मानव विकास सूचकांक में सम्मिलित है। अभी हाल ही के 2 दिन पहले के वीडियो में ये बताया था सवाल। ये सवाल पूरा आया है। जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति आय और साक्षरता दर उपरोक्त सभी जो हैं मानव विकास सूचकांक में सम्मिलित हैं। ये बहुत बार बताया भी गया है, इसलिए आंसर जो है आपका ई हो जाएगा। ध्यान से आइए देखें अगला सवाल। भारत की नई औद्योगिक नीति 1991 आधारित है। ये किस पर आधारित है? उदारवादिता पर, निजीकरण पर और वैश्वीकरण पर। इसके अनुसार उपयुक्त सभी इसमें भी आंसर होगा, इसलिए ध्यान रखिएगा उपयुक्त सभी। आइए देखें आगे। ट्राइसेम ग्रामीण युवा के स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण योजना एक कार्यक्रम है। ग्रामीण युवा के स्वरोजगार यानी कि ग्रामीण विकास का ये कार्यक्रम है, इसलिए ध्यान रखिएगा ये ग्रामीण विकास का कार्यक्रम है ट्राइसेम। आइए देखें आगे। भारत में पहली औद्योगिक नीति जारी हुई थी। कब जारी हुई थी भारत में पहली औद्योगिक नीति? भारत में पहली औद्योगिक नीति 6 अप्रैल 1948 को चालू हुई थी। उस समय उद्योग मंत्री कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इसे भी जरूर नोट करते हुए चलेंगे और ध्यान रखिएगा, जो लोग नए हैं नहीं जानते हैं, ये बहुत अच्छा सवाल था और 6 अप्रैल 1948 जो है सही होगा। आइए देखें आगे। मेक इन इंडिया वैश्विक पहल का प्रवर्तक किया गया। कब किया गया? यह सवाल भी बताया गया है प्रैक्टिस सेटों में। कराया गया था सितंबर 25, 2014 को। डेट वाइज में बार बार बोलता था कि डेट जरूर ध्यान रखा कीजिए। जो लोग डेट ध्यान रखे होंगे वो लोग सही बता पाए होंगे आंसर, इसलिए आंसर ध्यान रखिएगा सितंबर 25, 2014। आइए देखें आगे। नाबार्ड जो है कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक का लक्ष्य है। इसका लक्ष्य क्या है नाबार्ड का? नाबार्ड जो है ग्रामीण साख है, इसका ग्रामीण के लिए ज़्यादा यूज होता है, इसलिए ग्रामीण साख आंसर होगा। अगर आपको कुछ अलग आंसर लगे तो ज़रूर कमेंट किया कीजिए पूरे विस्तार के साथ कहाँ से आप आंसर लिए हैं। भारतीय छठी पंचवर्षीय योजना नई की अवधि संबंधित है। भारतीय छठी पंचवर्षीय जो अभी पहले ही बताया 1980 से 85 में चालू हुई थी छठी पंचवर्षीय योजना, इसलिए ध्यान रखिएगा इसका भी ईयर 1980 से 85। 12 पंचवर्षीय योजना का आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात है। जनगणना 2011 पे अलग से वीडियो बनाया गया, बार बार बोलता था कि यहाँ से सवाल बनेगा ही। 7 क्वेश्चन के लगभग आए हैं जनगणना पर। जो लोग मेरा वीडियो देखे होंगे वो उनको फ़ायदा जरूर मिला होगा। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात 918 है, जबकि यहाँ पे 918 दिया नहीं है। बीपीएससी के अनुसार आंसर ई दिया है तो ई जाएगा। ध्यान रखिएगा ई ऑप्शन जिसने लगाया होगा उनका सही होगा। 916 देकर भी कंफ्यूज किया गया है, जबकि 918 है, इसलिए ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को। बहुत घुमाया गया है क्वेश्चन, इतना तो संयुक्त परिपक्वता परीक्षा में भी 65वीं और 66वीं में भी नहीं घुमाया गया था। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला बिहार में पटना है, सबको पता होना चाहिए। ये भी जो है 2011 की जनगणना में कराया गया है। सारे सवाल यहाँ से लड़े हैं जनगणना 2011 से। आइए दिखाएं जनगणना भी है, उसको भी दिखाएंगे। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में जिलों की संख्या है, सबको पता होना चाहिए। जनगणना 2011 सबसे लास्ट जिला जो है बिहार का अरवल बना था 2001 में ही, जबकि जनगणना 2011 तो उसके बाद हुआ था, यानी कि 38 जिला, अभी भी 38 जिला है और उस समय भी 2011 में भी 38 जिला ही था, इसलिए 38 जो है आपका सही जवाब होगा। स्मार्ट शहर मिशन योजना के अंतर्गत बिहार में चुने गए शहरों की संख्या है। ये सवाल भी मैंने कराया है। पटना के 4 शहर जो हैं स्मार्ट शहर में चुने गए थे, पटना, मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ और भागलपुर। इसलिए जो लोग वीडियो देखे होंगे, चाहे बिहार बजट में भी ये सवाल कराया गया है। अभी भी जिनको डाउट है वो सवाल देख सकते हैं। आइए देखें आगे। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में साक्षरता दर यानी कुल व्यक्ति साक्षरता दर कितनी है? बार बार बताया जाता है बिहार की साक्षरता दर अपने पूरे राज्यों से, सभी राज्यों से सबसे न्यूनतम है। न्यूनतम है फिर भी कितना है बार बार बताया गया है, सवाल न जाने कितनी बार मैंने बताया है।
61.8% है, जबकि ऑप्शन में आपका कहीं दिया नहीं है। इसके अनुसार बीपीएससी का खास ऑप्शन ई है। ई जाएगा आंसर, वरना वो ये बहस का कारण है ये सवाल। ध्यान रखिएगा, इस सवाल पे बहस होना ही है, या ई ऑप्शन बीपीएससी दे देंगे। 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली का प्रभारी अंग्रेज अधिकारी कौन था? ये सवाल शायद ही कोई सुना होगा, इसके बारे में कोई उम्मीद किया होगा ऐसे सवाल भी बनेंगे, लेकिन बनते हैं। बीपीएससी है, कुछ भी पूछ सकता है। उस समय जो है दिल्ली के प्रभारी अंग्रेज अधिकारी हडसन थे, विलियम हडसन थे। लेफ्टिनेंट हडसन दिया है तो वही विलियम हडसन थे, जिन्होंने कि मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार किया था। और जफर को कहाँ भेजा गया था? रंगून जेल में, बर्मा की राजधानी रंगून, वहाँ भेजे थे। कौन भेजे थे? हडसन थे। इसलिए ध्यान रखिएगा इनकी बातों का। आपका आंसर जो है बी जाएगा। जॉन निकोलसन मत मार दीजिएगा, ध्यान से समझिएगा। दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय कौन था? ये कौन सवाल भी घुमाने वाला था। दिल्ली दरबार भारत में लगभग 3 बार हुआ है। 1877 के समय जब महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित किया गया, उस समय भी दिल्ली दरबार लगा था। और 1903 में भी लगा था। और एक 1911 में कौन भुला सकता है, जब कलकत्ता से राजधानी दिल्ली की गई थी और बिहार को अलग किया गया था बंगाल से। इसलिए इस सवाल में 1 2 कुछ नहीं पूछ रहा है। दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय केवल पूछ रहा है। तो पहले दिल्ली दरबार 1877 के समय लॉर्ड लिटन थे, और लॉर्ड लिटन दिया हुआ है, इसलिए आंसर आपका लॉर्ड लिटन होगा। जबकि 1903 में सबको पता होगा लॉर्ड कर्जन थे, और 1911 के समय लॉर्ड हार्डिंग थे। इसलिए इन तीनों का भी नाम ध्यान रखिएगा, कब कब थे। समय के अनुसार आपका आंसर निकल जाएगा। 1877 डेट नहीं दिया है, लेकिन इसमें लॉर्ड लिटन का नाम दिया है दिल्ली दरबार। ये इस पे भी बहस होने का उम्मीद है सवाल पर, इसलिए ध्यान रखिएगा लॉर्ड लिटन का 1877 के समय थे। किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने घोषणा की कि भारत में अधिकारियों की नियुक्ति में राष्ट्रीयता और रंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा? बहुत अच्छा ये भी सवाल था। ये जो है चार्टर एक्ट 1833 में कहा गया है, इसलिए ध्यान रखिएगा। ये बहुत अच्छा सवाल था ये। आइए देखें आगे। निम्नलिखित में से किसने द हिंदू एसोसिएशन की स्थापना की? द हिंदू एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? इसमें दिए गए ऑप्शन में से कोई भी नहीं है, क्योंकि 1876 में हिंदू एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस द्वारा किया गया है। ध्यान रखिएगा बातों को, तो आंसर निकल जाएगा। आपका आंसर डी पे जाएगा। अगर इसमें से आपको कोई दिख रहा हो, कोई पढ़ा दिया होगा आपको, तो बताइएगा ज़रूर। मुझे तो जानकारी नहीं है जहाँ तक, इसलिए आंसर ई होगा। आइए देखें आगे। सूची 1 के साथ सूची 2 को मिलाइए और सूचियों के नीचे दिए गए गुट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 और सूची 2 का इल्वर्ट बिल किसके समय आया था? 1 2 से ही आपको आंसर निकल जाएगा। इल्वर्ट बिल जो है लॉर्ड रिपन के समय आया था। और द्वितीय अफगान युद्ध के समय कौन थे? लॉर्ड लिटन थे। इसलिए 1 का 2 और बी का 1 हो जाएगा। इसमें से आप खोज लीजिए 1 का 2 और बी का 1 कहाँ है। 1 का 2 और बी का 1 डी में है। इसके अनुसार आपका आंसर निकल गया, आराम से निकल जाएगा 1 2 पता होने से भी, इसलिए ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। इनमें से कौन अहरार आंदोलन से संबंधित नहीं है? अहरार आंदोलन कब हुआ था? अहरार आंदोलन से संबंधित नहीं है। हसन इमाम, मौलाना जफर अली खान, मजरूल हक और हकीम अजमल खान। 1931 में हुआ था ये अहरार आंदोलन, जो कि पंजाब से ही ज़्यादा संबंधित था। इसमें से मौलाना मोहम्मद अली शामिल थे, मोहम्मद अली, लेकिन यहाँ पे जफ़र अली खान दिया है। और हकीम अजमल खां शामिल थे, जो कि है, और मजरूल हक भी शामिल थे। इसमें सी और डी मिल रहा है, मौलाना जफ़र अली खां लिखा हुआ है, जबकि मौलाना मोहम्मद अली खां जुड़े थे और हसन इमाम का नाम कहीं नहीं दिया है। यानी कि ए और बी जो हैं संबंधित नहीं लग रहे हैं,
इसके अनुसार आंसर जो है आपका डी जाएगा, वरना हसन इमाम पे ए पर सही होगा। इस भी सवाल दायती में रहेगा बहस का शिकार, क्योंकि पूरा नाम मोहम्मद जफ़र अली खां दिया है, जबकि शामिल थे मोहम्मद अली, मौलाना मोहम्मद अली केवल, इसलिए नाम में कन्फ्यूजन है और बाकी ये दो शामिल थे, सी और डी। इसलिए आंसर मेरे ख्याल से ई जाएगा बीपीएससी का। इसलिए ध्यान रखिएगा कौन कौन शामिल थे, मजरूल हक, हकीम अजमल खां और मौलाना मोहम्मद अली। नाम आप ध्यान से सुनिएगा और लिख लीजिएगा अगर हो सके तो। आइए देखें आगे। सूची 1 के साथ सूची 2 को मिलाइए और सूचियों के नीचे दिए गए कुट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। इसमें से भी आप अगर 1-2 का जानते होंगे तो सही निकाल लेंगे। करयानंद शर्मा कहाँ से थे? करयानंद शर्मा मुंगेर से संबंधित थे। मुंगेर जिसे वर्तमान में लखीसराय के नाम से जाना जाता है। और यदुनंदन शर्मा का बहुत बार सवाल बना है, गया से संबंधित है। ये एक बार नहीं, बहुत बार ये सवाल बना है। जो लोग नहीं जानते हैं जरूर जान जाएं। यदुनंदन शर्मा गया से और करयानंद शर्मा मुंगेर से, यानी कि 1 का 2 और 2 का 1 ये इसमें भी हुआ। अब 1 का 2 और 2 का 1 बी का 1 किसमें है? ये जो है आपका सी में है। ध्यान रखिएगा, सी आंसर जो है आपका सटीक बैठेगा। आइए देखें आगे। 33 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सच्चिदानंद शर्मा इंडियन पीपुल्स सही है। एस ए डांगे नए युग ये नहीं लिखे थे, नवयुग लिखने वाले मुजफ्फर अहमद थे, इसलिए ये जो है गलत दिया है, सुमेलित नहीं है। इसलिए आंसर आपका बी होगा। ध्यान रखिएगा। आइए देखें, इनमें से कौन काकोरी ट्रेन डकैती कांड से संबंधित नहीं थे? काकोरी ट्रेन डकैती कांड मैंने अभी 2 दिन पहले ही बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। 65 में भी यहाँ से सवाल बना है और मैंने उस दिन भी बताया था। जो लोग वीडियो देखे होंगे उनको नाम ध्यान होगा। राम प्रसाद बिस्मिल, असफुल्ला खां और रोशन सिंह इससे संबंधित हैं। सुखदेव संबंधित इससे नहीं है। काकोरी कांड जो ट्रेन डकैती हुई थी, काकोरी कांड, सहारनपुर से ट्रेन जा रही थी, सुखदेव संबंधित नहीं है। इन बाकी सब संबंधित हैं, इनको फांसी हुई थी। नाम ध्यान रखिएगा, सवाल बार बार बनता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? चोरा चोरी कांड 1920 दिया है, कल परसों इस पे भी बताया था। उत्तर प्रदेश के कहाँ हुआ था, मैंने पूछा था, आप लोगों से कोई जवाब नहीं दिए थे, इसलिए ये सवाल देखिए बन ही गया। गोरखपुर में हुआ था 1922 में, फरवरी 1922 में, जबकि 1920 दिया है। जबकि गांधी जी की दांडी यात्रा 1930 बिल्कुल सही है। गांधी इरविन समझौता 1931 और पूना पैक्ट गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर के बीच में हुआ था 1932 में, ये सही दिया हुआ है। चोरी चोरा कांड 1920 दिया है, जबकि 1922 में हुआ था, यानी कि आंसर जो है यही निकल गया। जो लोग वीडियो देखते हैं डेली, मेरा कुछ न कुछ जरूर सीखने को मिला होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला है। बिहार के किस क्षेत्र में फतेह शाही विद्रोह हुआ था? फतेह शाही विद्रोह हुआ था कहाँ पर? बिहार के किस क्षेत्र में? बहुत अच्छा ये भी सवाल है। फतेह बहादुर शाही नाम था, राजा थे। कहाँ के राजा थे? सारण जिले की हुसैनपुर रियासत के मालिक। 1765 ईस्वी में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिए थे, कर नहीं देने के लिए, इसलिए ये विद्रोह माना जाता है उन्हीं के नाम से, फतेह शाही विद्रोह। कहाँ से थे? सारण जिले से संबंधित थे, इसलिए आंसर आपका सारण हो जाएगा। जो लोग सारण लगाए हैं सही जाएगा। आइए देखें आगे। किस महीने में पीर अली ने पटना में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत की थी? पटना में, बिहार में पीर अली के द्वारा ही शुरुआत किया गया था, सबको पता है। कब शुरुआत किया गया था? जुलाई में शुरू किया गया था, सबको ज्ञात होना चाहिए। पीर अली के द्वारा 3 जुलाई को अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत हुई थी। 5 तारीख को पीर अली को गिरफ्तार कर लिया जाता है और 7 तारीख को पीर अली को फांसी हो जाता है। सब बातों को ध्यान रखिएगा, आंसर आपका आराम से निकल जाएगा। इसलिए ध्यान रखिएगा, ये जुलाई 1857 में। आइए देखें आगे। किस वर्ष बिहार किसान सभा की स्थापना की गई थी? यह सवाल भी बहुत बार बताया गया है। सच्चिदानंद सिन्हा इससे जुड़े हुए थे। पहले बिहटा में हुआ था 1928 में, और ये
1929 में बिहार किसान सभा की स्थापना 1929 ही माना जाता है। इसलिए ध्यान रखिएगा 1929 जो है सच्चिदानंद शर्मा के द्वारा, उनके नेतृत्व में सवाल यहाँ से बनता ही है किसान का। बिहार कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष कौन थे? बिहार कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष मजरूल हक थे। ये सवाल भी बहुत बार बताया गया है। बिहार स्पेशल जो लोग देखे होंगे, मेरा बहुत फायदा उनको मिला होगा। बिहार के किस नगर में 1922 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था? ये सवाल तो मतलब बच्चा बता देगा। 1922 का राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन गया में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास। बहुत बार बताया गया है। इसी के बाद से स्वराज पार्टी बनाए थे, मैं बार बार बताता हूँ। आइए देखें, थोड़ा मैथ के सवाल आ गए हैं। 41 से 50 तक हैं। आज 50 तक ही बताया जाएगा, लंबे लंबे वीडियो हो जाएंगे क्योंकि डिटेल भी बताना है। इसका आंसर जो है आपका हरात्मक श्रेणी जाएगा। आप ध्यान से देख लीजिएगा, अगर कोई गलत होगा तो आप सही बता दीजिएगा। कॉस थीटा बराबर साइन थीटा हो तो थीटा का मान क्या होता है? थीटा का मान 180 डिग्री होता है और 180 कॉस डिग्री बराबर साइन थीटा कब होता है? 45 डिग्री पर। यानी 45 डिग्री कब होगा? जब थीटा 180 डिग्री होगा। तो π/4 इसका आंसर जाएगा। इसलिए ध्यान रखिएगा π/4। आइए देखें आगे, ये सवाल भी देख लीजिए। इसका आंसर भी 2 जाएगा। ए आपको लगे आप हल कीजिएगा, अगर तो लगे कुछ जरूर बताइएगा। ये सवाल भी बहुत इजी था। 5x इसका आंसर 1 जाएगा। अधिकतर ऐसे सवालों का आंसर 1 ही जाता है, बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए दे दिया जाता है। ये सवाल भी देखिए, सवाल में भी बी आंसर होना चाहिए। आपको कुछ लगे तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ये देखिए लॉग का क्वेश्चन है, इसमें भी कंफ्यूजन है। बी और डी में कंफ्यूजन था, इसलिए इसका आंसर आप ज़रूर दीजिएगा। आइए देखें आगे। वह अंक ज्ञात करें जो 15 से गुना करने पर 196 से बढ़ जाता है। 1514 से कीजिएगा 210 आता है। 196 प्लस 14 210 होता है, यानी कि 14 आंसर इसका बहुत सही है। जो लोग लगाए हैं बहुत सही है। आइए देखें आगे। समीकरण ये निकालना है, ये तो बहुत इजी था, बच्चे सा सवाल था, लेकिन ये टाइम लगता है इसमें। इसका आंसर ए होगा, बिल्कुल सटीक। ध्यान से अब बनाकर देख लीजिएगा। देख लिए ही होंगे अभी तक, जो लोग नए हैं वो देख सकते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका मतम 4 है तो लघुत्तम कितना हो जाएगा? 3 × 4 × 4 यानी 48 हो जाएगा। इसलिए ये भी सवाल देख लीजिएगा आराम से। आइए देखें आज का आखिरी सवाल। प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा? प्रथम 8 अभाज्य संख्या आप जोड़ लीजिएगा। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19। इस तरह से 8 अभाज्य संख्याओं का योग जो है 77 हो रहा है। आंसर जो है आपका 77 अगर लगाए हैं सही होगा। आज का वीडियो कैसा लगा? 50 क्वेश्चन में आप कितना सही किए हैं ज़रूर बताइएगा। आप कितना सही लगाए हैं आंसर की सटीक कितना बैठेगा पूरा बताया जाएगा। आपका कट ऑफ कितना जाएगा, पहले आपका पूरा परीक्षण देख लिया जाए। क्वेश्चनों का किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत डिफिकल्ट था। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।